आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। अब आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में और देश के कुछ अन्य जगह बुलडोजर चला करके जो अतिक्रमण हटाया गया है उस पर, उन शोभा यात्राओं पर, जो शोभा यात्राओं के नाम पे फसाद हुआ, हुड़दंग हुई और नफरती नारे लगाए गए। यानी ये शोभा यात्राएं हैं या दंगा यात्राएं। हमारा देश एक धार्मिक प्रवृत्ति का देश है। सदियों से देश के अलग अलग कोने में शोभा यात्राएं और धार्मिक यात्राएं निकल रही हैं। देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर, जो पिंक सिटी के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर दो यात्राएं जो साल में निकलती हैं वो बड़ी ही खूबसूरत निकलती हैं। एक गणगौर के नाम पर और दूसरी तीज की सवारी के नाम पर। दोनों यात्राएं ऐसी हैं जहां पूरा शहर उमड़ता है, हर तबका उमड़ता है उन यात्राओं को देखने के लिए, उन सवारी को देखने के लिए। और तो और जो बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी इन यात्राओं में शामिल होते हैं। वो वीडियो बनाते हैं यात्राओं की और अपने अपने देश के अंदर भेजते हैं और दिखाते हैं देश की कितनी खूबसूरती है। तीज की और गणगौर की जयपुर की यात्राओं में वो बड़ी ही सुहानी, बड़ी ही खूबसूरत और ऐसा लगता है कि एक दूसरे से जो मेल मिलाप का जो माहौल है। कभी नहीं सुना कि जयपुर की इस तीज सवारी यात्रा में और गणगौर यात्रा में कभी कोई तू मैं भी हुई हो। लेकिन पिछले दिनों देश के अंदर कई जगह शोभा यात्राओं के नाम पर, इन धार्मिक यात्राओं के नाम पर हुड़दंग हुआ, फसाद हुई, हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, पथराव हुई, आगजनी हुई। यानी वो सब कुछ हुआ जो शोभा यात्राओं के अंदर नहीं होना चाहिए। शोभा यात्राएं और धार्मिक यात्राएं शब्द बहुत प्यारे हैं जो लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को एक दूसरे मिलाते हैं, नफरत को दूर करते हैं। लेकिन 2 अप्रैल को जो भारतीय नववर्ष की उपलक्ष्य में राजस्थान के करौली के अंदर जो शोभा यात्रा निकाली गई, उसके अंदर हिंसा, पथराव, आगजनी सब कुछ हुआ। उसके बाद में एक सप्ताह बाद 10 अप्रैल को रामनवमी की शोभा यात्रा के ऊपर मध्य प्रदेश के खरगोन और गुजरात के खंबात वगैरह में वो ही हिंसा हुई, भड़काऊ नारे लगाए गए, पथराव हुआ, आगजनी हुई। उसके एक सप्ताह बाद करीब 16 अप्रैल को दिल्ली की जहांगीरपुरी के अंदर वही शोभा यात्रा, वही हिंसा, वही पथराव, वही भड़काऊ नारे। अब देखिए ये क्यों हो रहा है। इन शोभा यात्राओं के अंदर एक हुड़दंग मिजाज युवाओं को इकट्ठा किया जाता है। वो भड़काऊ नारे लगाते हैं। खास तौर से मुस्लिम इलाकों से जब ये शोभा यात्रा गुजरती है तो बड़ी ही उग्रता से वो नारे लगाते हैं कि देश में रहना होगा तो ऐसे करना पड़ेगा। और जब ये यात्रा किसी मस्जिद और दरगाह के आगे निकलती है तो वहाँ भीड़ पूरी इकट्ठी हो जाती है और झंडे लहराती हुई, उग्रता से चैलेंज करते हुए, धमकी देते हुए एक तरह के नारे लगाए जाते हैं। जाहिर सी बात है इससे माहौल खराब होता है। क्या काबुल में गधे नहीं होते, जो कहावत हर जगह है। यानी इधर अगर भड़काऊ नारे लगाए जाएंगे, धमकी मारी जाएगी तो सामने जो लोग हैं वो भी जाहिर सी बात है उग्र होते हैं। नतीजा पथराव, हिंसा, आगजनी सब कुछ होता है। अब देखिए कि इनके बाद में एक नई चीज शुरू की गई, बुलडोजर संस्कृति, जो यूपी से शुरू हुई। यानी ऐसे हिंसा और फसाद के बाद में सरकार और एजेंसियां हैं वो बुलडोजर चलाती हैं, अतिक्रमण हटाती हैं। किनके? जो लोग पथराव में शामिल हैं, जो लोग हिंसा में शामिल हैं, उनके घरों पे, उनके दुकानों पर। ऐसा ही काम मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ और गुजरात में भी हुआ। और फिर 20 तारीख को दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हुआ। यानी एक चीज ये भी है, ये एक तरह का एक तरफा माहौल बनाया जाता है अतिक्रमण हटाने को नाम पर, या अपराधियों को कुचलने के नाम पर, या दंगाइयों को कुचलने के नाम पर, या पत्थरबाजों को कुचलने के नाम पर।
लेकिन इसमें पूरी तरह से एक तरफा उस इलाकों को, उन लोगों को टारगेट किया जाता है जिनसे वोटों का ध्रुवीकरण करके जिनके जरिए वोट हासिल किए जाते हैं। 20 अप्रैल को जिस गरीब बस्ती में जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चलाया गया, तो सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल आदि कोर्ट को बताया गया कि गरीबों की बस्ती बगैर किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरी किए हुए उजाड़ी जा रही है, एक नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। देखिए कि कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि इसको रोका जाए, लेकिन कोर्ट के आदेश टाइम पे नहीं पहुंचे और बुलडोजर लोगों के आशियाने, दुकान वगैरह उजाड़ते रहे। वापस सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे कोर्ट में पहुंचे और चीफ जस्टिस को कहा कि आपका आदेश की पालना नहीं हो रही है। चीफ जस्टिस ने कोर्ट रजिस्ट्री को कहा और आदेश की पालना हुई, तब जाकर के बुलडोजर रुके। यानी देखिए जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जो बातें थी वो टीवी चैनल में चल रही थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी, लेकिन दिल्ली के नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस के अधिकारियों को बातें नहीं पहुंची। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया है और हम बुलडोजर को रोक दें। देश कहां जा रहा है? अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद देश के प्रधानमंत्री, जिनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उन्होंने इस पिछले 15 दिन के अंदर जो ऐसी हिंसा हुई और उन पे बुलडोजर चलाया गया, उन्होंने न कोई ट्वीट किया, न ही फेसबुक पे कोई ऐसा कमेंट लिखा, यानी किसी भी घटना की कोई निंदा नहीं की। राजधानी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल उसके मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जब हर इंसान को बराबर मानने की दुहाई देते हैं, उनके नजदीक कोई जाति और धर्म विशेषता नहीं रखता, लेकिन राजधानी के अंदर इतनी बड़ी हिंसा हो गई, गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी चुप्पी अख्तियार कर ली, यानी नहीं बोले। उसी राजधानी के अंदर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, या ये कहें कि कांग्रेस पार्टी के मालिक या कांग्रेसी की नजर में देश का भविष्य राहुल गांधी उसी राजधानी में रहते हैं। उन्होंने अपना एक बयान जारी करके ट्वीट पे छोड़ दिया, लेकिन उसके आगे उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जब बुलडोजर चल रहे थे तो एक महिला उन बुलडोजर को रोकने के लिए आई। वो महिला कॉमरेड वृंदा क्राफ्ट अपने कुछ साथियों को लेकर के आई और आकर के उस तोड़फोड़ का विरोध किया। बहुत अच्छा होता कि वृंदा क्राफ्ट के साथ में वहां राहुल गांधी भी खड़े होते, वहां अरविंद केजरीवाल भी खड़े होते और गरीबों के आशियाने, उनके दुकान और मकान जो टूट रहे थे, उनको रुकवाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते। नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? जाहिर सी बात है कि संदेश था कि आशियाने मुसलमानों के उजड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था। अगर जहांगीरपुरी के अंदर जिन लोगों की जो ठेले, रेड़ी पटरी और जो आशियाने और जो बरामदे वगैरह जो अतिक्रमण के नाम पे, दंगे के नाम पे उजाड़े गए, अगर उस लिस्ट में देखें तो गुप्ता सरनेम के लोग भी थे, यानी गुप्ता का भी आशियाना उजाड़ा गया या उनका ठेला तोड़ा गया। वहां झा नाम का सरनेम का आदमी भी है जिसका भी उजाड़ा गया। ये बात अरविंद केजरीवाल को, दूसरे लोगों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम होना चाहिए कि अगर एक ये मैसेज दिया गया कि मुसलमानों की बस्ती थी, इसको हम दंगे के नाम पे उजाड़ रहे हैं, अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो साथ में गुप्ता और झा का भी आशियाना तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? अगर वो अतिक्रमण था तो उसको हटाने की एक पूरी प्रक्रिया होती है, नोटिस देने की, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, कानून है, कायदा है, उसको फॉलो करके हटाया जा सकता है, लेकिन आनन फानन में हटाया। हम कहने को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश को कहते हैं, क्योंकि 90 करोड़ के ऊपर वोट हैं और नीचे से लेके ऊपर तक की सारी जो व्यवस्था है वो चुनाव के जरिए स्थापित होती है। लेकिन उस देश के अंदर जहां ऐसी मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जहां का जो सरकारी सिस्टम हो वो लोक कल्याणकारी हो,
वेलफेयर स्टेट हो और वहाँ आकर के अचानक गरीब लोगों के बस्तियों को उजाड़ देना। रोजे के महीने में वो गरीब माँ और बहनें जो दिन में रोजेदार हों और उनकी छत को उजाड़ दिया जाए, उनकी दुकान को उजाड़ दिया जाए, उनके ठेले को उजाड़ दिया जाए। आप सोचिए, क्या वो देश एक लोक कल्याणकारी राज्य है? क्या वहाँ कोई संवैधानिक व्यवस्था है? क्या वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने के लायक है? प्रश्न अपनी जगह मौजूद है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इतना कुछ होने के बावजूद तो सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ हुआ उसमें बड़ी संख्या में लोग इन चीजों का विरोध भी कर रहे हैं। वो सत्ताधीशों को कोस रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि देश एक गलत दिशा में जा रहा है। भारत जो विविधताओं में एकता वाला देश है, भांति भांति की यहाँ जातियां और भाषाएं और खान पान, बोलियां और कई मजहब हैं, एक गुलदस्ता है जिसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए ध्रुवीकरण करके उजाड़ने की कोशिश हो रही है। लोग मुंह खोल रहे हैं, लेकिन बड़े राजनेता, बड़े पत्रकार, टीवी चैनल जिस हिसाब से मुंह खोलना चाहिए वैसे उस ताकत से मुंह नहीं खोल रहे हैं। देश को एक गहरी खाई की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। अगर हम याद करें 1947 को, तो ऐसी ही नफरत परोसी गई थी, ध्रुवीकरण हुआ था। आज़ादी के साथ ही देश 3 टुकड़ों में बंट गया। 2 टुकड़े पाकिस्तान को मिले और एक भारत। 25 लाख के करीब लोगों का कत्लेआम हुआ जो बेगुनाह थे। करोड़ों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। उसके 21-22 साल बाद 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश बना। करीब 30 लाख बेगुनाह लोग मारे गए। आज हम 2022 में हैं। क्या हम 2047 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं या 2047 की बजाय वापस 1947 की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? यानी देश के अंदर ये ध्रुवीकरण है, ये नफरत है, ये किसी को नहीं छोड़ेगी, देश को तबाह बर्बाद कर देगी। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।